वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.4 लेकर हाजिर हैं। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.3 पूरी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, 4.4 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने पहले से ही यहाँ पर दो फंक्शंस लिखे हैं जो कि पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं। उनके कुछ फीचर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, वो इस वजह से ताकि टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। देखिए, ये दो पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं, x एज अ फंक्शन ऑफ t एंड y एज अ फंक्शन ऑफ t। दोनों फंक्शन है किसके, t के। अब इन दोनों की फीचर्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, क्या हम इन्हें पहचानेंगे कैसे। ठीक है, देखें ये कह रहे हैं कि बोथ x एंड y आर रिलेटेड टू t, यानी x और y दोनों किससे रिलेट कर रहे होंगे, t से रिलेट कर रहे होंगे, यानी दोनों के दोनों t पे डिपेंड करेंगे। फिर कह रहे हैं x एंड y आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। ये तो हमें मालूम है, x और y एक दूसरे के रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि हम जो फंक्शन लिखते हैं वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि हमारा y डिपेंड कर रहा होता है x पे, तो इसमें भी यही काम होगा कि x और y भी आपस में रिलेट कर रहे होंगे। फिर कह रहे हैं कि बोथ y कैन बी लुक्ड एज फंक्शन ऑफ x। जाहिर सी बात है, जब मैं ऐसे लिख रहा हूं इसका मतलब क्या है कि y फंक्शन है किसका, x का। हमें दिखाई दे रहा है बाकायदा, क्योंकि हम जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, एज वेल एज x एज अ फंक्शन ऑफ y, और इसी तरीके से x फंक्शन होगा y का। अब ये बात कैसे हो गई, हमने ये y को तो कह दिया कि फंक्शन है x का, मतलब y बराबर होता है f ऑफ x के। ये बात हम एक्सरसाइज 4.1 से देखते हुए आ रहे हैं। अब जो बात इन्होंने कही है, उन्होंने ये कह दी है f ऑफ y। ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है क्योंकि x भी डिपेंड कर रहा है t पे, y भी डिपेंड कर रहा है t पे। जब दोनों ही t पे डिपेंड कर रहे हैं तो x और y दोनों एक दूसरे पे क्या कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। तो x y का भी फंक्शन हो सकता है और y x का भी फंक्शन हो सकता है। इस वजह से ये बात हो रही है। ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे हम किसी भी पैरामीट्रिक फंक्शन को पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बात निकल के आई, यहां पे हम कह सकते हैं कि t इज अ पैरामीटर। ठीक है, यानी जिस पे x और y डिपेंड करेंगे वो क्या कहलाएगा, पैरामीटर कहलाएगा। एंड सच फंक्शन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन, समझ गए बात आप। ठीक है, हमें करना कुछ नहीं है, हमें सिंपल सी बस एक पहचान लगानी थी। अब क्योंकि एक कॉन्सेप्ट था, मुझे बताना जरूरी था कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। ऐसे फंक्शन जो किसी पर डिपेंड करें, ठीक है, और एक दूसरे पर भी डिपेंड करें। तो जिस पर वो डिपेंड करेंगे वो पैरामीटर कहलाएगा, और वो फंक्शंस क्या कहलाएंगे, पैरामेट्रिक फंक्शंस कहलाएंगे। हमारे कंडीशन में x डिपेंड कर रहा है t पे, y भी डिपेंड कर रहा है t पर, और दोनों के दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर भी डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि y फंक्शन हो सकता है x का, x फंक्शन हो सकता है y का, दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। तो t इज अ पैरामीटर एंड सच फंक्शन इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन। ठीक है, मैं पहले ये सारी चीजें मिटा दूं क्योंकि मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लिखवाना है एक। हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, और डिफरेंशिएशन में हमें डिफरेंशिएट करना होता है, dy अपॉन dx फाइंड करना होता है। तो इस फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे कि जब दोनों x और y हमें अलग अलग दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे फाइंड करेंगे कि dy अपॉन dt। पहले इस वाले को हम डिफरेंशिएट करेंगे किससे, विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि ये t पे डिपेंड कर रहा होगा। फिर इस वाले को भी हम डिफरेंशिएट करेंगे किस पे, किसके रिस्पेक्ट से, t के रिस्पेक्ट से, क्योंकि ये भी डिपेंड कर रहा है किस पे, t पे। फिर आखिरी में हमें फाइंड करना होता है dy अपॉन dx। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो हमने फाइंड किए उन्हें आपस में डिवाइड कर देंगे। तो इसके जरिए क्या मिल जाएगा हमें, dy अपॉन dx। ये किस सूरत में है, जब हम देख रहे होते हैं कि y एज अ फंक्शन ऑफ x, ये उस सूरत में। फिर जब हम देखेंगे x एज अ फंक्शन ऑफ y, तो फिर क्या होगा, अब x फंक्शन है किसका, y का, यानी y चेंज होने से x चेंज हो रहा है, तो हम उस सूरत में dx अपॉन dy फाइंड करते हैं। तो उसमें कुछ नहीं होगा, dx ओवर dt पहले लिख दिया जाएगा और dy ओवर dt बाद में लिख दिया जाएगा, बस
और कुछ भी नहीं। ठीक है, ये छोटी सी बात है और इससे लेकर हम सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे पूरी की पूरी। ठीक है, तो इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, या आपको याद हो गया तो भी सही है। मैं फिर भी साइड में हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। चलें बच्चों, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो कि बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल को हम पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं, सवाल में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, मैं सिर्फ छोटी सी काम की बात लेकर आया हूँ। कह रहे हैं कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि अब हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। जिसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन को कैसे देख रहे हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ y नहीं देख रही है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे, यानी x को चेंज किया जाएगा तो y भी चेंज होगा। ये हमें फाइंड करना है। कह रहे हैं एट स्पेसिफाइड पॉइंट, हमें पॉइंट दिए जाएंगे सवाल में जो कि दिया गया है यहाँ पे। अब देखें, ये दोनों पैरामेट्रिक फंक्शन है, हम तीनों पॉइंट्स को अगर रिपीट करें कि x डिपेंड कर रहा होगा y पे, सॉरी t पे, और y भी डिपेंड कर रहा होगा किस पे, t पे। फिर दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करेंगे, एक दूसरे पे करेंगे, वो हमें ये चीज बता रही है, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। और हम दोनों को एक दूसरे के फंक्शन होते हुए भी देख सकते हैं, जो जिससे हमें ये बात पता चल रही है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये एक पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं और हमें फाइंड करना है इसका डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएट कराना हम इसको किस पॉइंट पे, t इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि जहां t की वैल्यू 1 हो वहां पे हमें इसको क्या कराना है, डिफ्रेंशिएट कराना। कैसे करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है, हम जैसे डिफ्रेंशिएट करते हुए आए वैसे ही करेंगे। x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर, इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू 2at, इक्वेशन 2। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। सही है, पहले इक्वेशन 1 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं। यहाँ पे भी पहले लगा देता हूँ क्योंकि पहला सवाल है, ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको याद होगी एक बात, मैंने आपको कहा था कि ए बी सी ये सारी चीजें क्या होती हैं, कांस्टेंट कहलाती हैं। तो यहाँ पर a है, ये कांस्टेंट है, अभी फंक्शन हमारा डिपेंड कर रहा है t पर, तो a तो बाहर आ गया, t को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2, पावर नीचे उतरी, पावर में से 1 माइनस होगा, t बचेगा। फिर कर भी विद रिस्पेक्ट टू t रहे हैं तो यहाँ पर भी t है, तो आंसर 1 आएगा, तो सिर्फ 2t का हो जाएगा डिफरेंशियल। तो इसको हम तरीके से कैसे लिख देंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2at। ये आ गया हमारे पास डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 3 का। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t करा देते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, इक्वेशन 2 को कराएंगे dy अपॉन dt इज इक्वल टू d ओवर dt और 2at। सही है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव नहीं होता, मतलब 2a बाहर आ जाएगा। फिर जब इस t का हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आंसर आएगा, dt अपॉन dt इज 1। ठीक है, जो कि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो dy अपॉन dt आ गया मेरे पास, ये आंसर हो गया 2a। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 4। अब मुझे क्या फाइंड करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, dy अपॉन dx, क्या बताया था उसके लिए मैंने, पहले dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt करा दें और आपको आंसर मिल जाएगा। dy अपॉन dx का मतलब 2at, ठीक है, नहीं dy अपॉन dx ना, वो ये रहा 2a, और डिवाइडेड बाय दिस 2at। सही है, अब इस डिवाइड का क्या मतलब है, डिवाइड को हम खत्म करेंगे तो 2a मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा ये, और ये वैल्यू पलट जाएगी, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, वो 1 ऊपर हो गया और ये वैल्यू चली गई नीचे। 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो dy अपॉन dt मेरा क्या आ गया, dy अपॉन dx, सॉरी dy अपॉन dx मेरा क्या आ गया, अपॉन में बच रहा सिर्फ 1 अपॉन t। ये हो गई आपकी वैल्यू, यानी कि डिफरेंशियल हो गया। यहाँ सवाल हो जाता खत्म। अगर ये हमें ये ना कहते कि स्पेसिफाइड पॉइंट पे फाइंड करें, तो हमें स्पेसिफाइड पॉइंट क्या दिया गया है, t दिया, t इज इक्वल टू 1 दिया गया, तो हम कैसे करेंगे इसको, ऐसे लिखते हैं हम इस वैल्यू को,
सही है, जब भी कोई वैल्यू दे दी जाए तो हम उसे ऐसे लिखते हैं। अब सवाल में हम कैसे पुट करेंगे, यानी आंसर में टी की जगह बस रख देना है मुझे 1। तो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स एट टी इज इक्वल टू 1 इज 1। ये है आपका पूरा प्रॉपर आंसर। ठीक है, ये है अब आपका प्रॉपर आंसर। ठीक है, इतना ही आसान था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि थोड़ा सा क्या कहते हैं, हट करे, हट से मतलब हमें टी की वैल्यू नहीं दी गई, बस इतनी सी बात है। ठीक है, टी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, टी के बजाय हमें क्या दिया गया, एक ऑर्डर पेयर दिया गया। ऑर्डर पेयर से मुराद एक पॉइंट दिया गया, और पॉइंट में कौन सी चीजें होती हैं, पॉइंट में x, y होता है। एक x की वैल्यू होती है और एक y की वैल्यू होती है, मतलब ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू, यानी इस x और y की। ठीक है, अब मुझे बस t की वैल्यू चाहिए, तो उस t की वैल्यू को निकालने के लिए बस मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, वो लिखने से पहले मैं इन इक्वेशंस को नाम दे देता हूँ। कॉस t इज इक्वेशन 1, y इज इक्वल टू साइन t इज इक्वेशन 2। क्या लिखूंगा मैं, फॉर वैल्यू ऑफ t, पहले t चाहिए मुझे। ठीक है, अब t कैसे आएगा, मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करा दूंगा। डिवाइडिंग, यहाँ लिखूंगा मैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। सही, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कराऊंगा ताकि साइन t ऊपर रहे और कॉस t नीचे आ जाए। तो साइन t बराबर है y के और कॉस t बराबर है x के। तो साइन t अपॉन कॉस t किसके बराबर हो जाएगा, टेन t के बराबर हो जाएगा। और y अपॉन x है हमारे पास वैल्यूज उनकी, x की वैल्यू है 1/2 जो कि माइनस में है, और y की वैल्यू है √3/2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल करा देंगे, क्या बचेगा, -√3, और ये आ गया tan t। ठीक है, क्या होगा, t यहाँ tan यहाँ पर tan है, इस तरफ आकर tan इनवर्स हो जाएगा और -√3। तो जब आप इसका कैलकुलेटर में आंसर निकालेंगे तो आपको मिलेगा -60 डिग्री, या अगर प्लस में चला भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, 60 डिग्री का आंसर यही होता है। बस माइनस साइन है तो हम माइनस लगा देंगे, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, -60 डिग्री। तो इसको मैं डिग्री में नहीं रखूंगा, ठीक है, इसको मैं ले जाऊंगा कहाँ, -π/3 में, रेडियंस में ले जाऊंगा। तो ये हो गई मेरी वैल्यू। ठीक है, अब हम चलेंगे कहाँ पर, अब अपने सवाल को हम तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमें t मिल चुका है। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, बस ये नहीं था, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। अब हम क्या करेंगे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू d/dt cos t। क्या हो जाएगा ये, cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t। ठीक है, ये हो गया माइनस साइन। अब चलते हैं हम डिफ्रेंशिएट कराते हैं किसको, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, dy/dt इज इक्वल टू d/dt और साइन t, साइन t का डेरिवेटिव होता है cos t, और dy/dt। ठीक है, ये मिल गई मुझे वैल्यूज। अब मुझे क्या करना है, अब ये करना है कि dy/dx निकालना है। तो dy/dx का क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। सही है, दोनों को आपस में डिवाइड करा देंगे। तो dy/dx dt क्या निकाला मैंने, dy/dt इज cos t डिवाइडेड बाय dx/dt इज sin t, वो भी माइनस के साथ। ठीक है, तो अब जब इसको इन्वर्स करेंगे हम, तो cos t अपॉन
मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन टी होगा, तो उसको मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ साइन टी माइनस, अब साइन टी और कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाते हैं, कॉट टी हो जाएगा, ठीक है। और कॉट टी के लिए वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, क्योंकि टी की वैल्यू हमने निकाली हुई है। ये हो गया हमारा आंसर, लेकिन क्योंकि हमारे पास अब टी की वैल्यू है तो ये रख के हमें आंसर निकालना। अब जगह ख़त्म हो चुकी है, मैं वहाँ ट्रांसफ़र होऊंगा। एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम करते हैं इसकी वैल्यू कंप्लीट। चलें अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, माइनस कॉट टी, उसको भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है, जो टी की वैल्यू है मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स, टी इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3 दी गई है, इज इक्वल टू माइनस कॉट, और टी की वैल्यू माइनस पाई बाय 3, ठीक है। अब क्योंकि आप कैलकुलेटर में कॉट सॉल्व नहीं कर सकते, तो इस वजह से मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये माइनस साइन ऐसे ही है, 1 अपॉन कॉट, कॉट और पाई बाय 3 को ले आया मैं नीचे, ठीक है। कॉट नहीं, अब 1 अपॉन क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कॉट का इन्वर्स होता है 1 अपॉन tan, तो मैंने इन्वर्स कर दिया। अब tan पाई बाय 3 की आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा √3, क्योंकि माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस √3, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास आंसर, सिर्फ 1 अपॉन √3, जो कि है डी वाई अपॉन डी एक्स एट टी इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3। दैट इज योर इजी पीजी सा आंसर, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 3 मैंने छुड़वा दिया क्योंकि बहुत आसान सा, वो आप करेंगे सब कुछ कैंसिल हो जाना है उसमें, ठीक है। कुछ ए और बी की फॉर्म में आंसर बचेगा, वो देख लिएगा। उसमें वैल्यू आपको थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 लिखा हुआ आपको साइड में नजर आ रहा होगा, मतलब थीटा पाई बाय 4 नहीं हो सकता, उसके अलावा कुछ भी हो सकता, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखें, अब यहाँ पर पैरामीटर टी नहीं है, यहाँ पर पैरामीटर क्या है, थीटा है। एक मिनट में यहाँ पे देख लूँ, मैंने लिखने में कोई गलती तो नहीं कर दी, 1 माइनस थीटा, हाँ ओके, ठीक है। पैरामीटर अब आपका थीटा है, क्योंकि अब टी नहीं दिया गया, टी के बजाय थीटा दे दिया गया, मतलब पैरामीटर आपका थीटा है। तो अब हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, आप किससे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, ठीक है। और थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 हमें ऑलरेडी गिवन है, मतलब कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, नाम देते हैं साइन थीटा, और y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कराएंगे, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सही है। अब थीटा लिखना है हमने, तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा ए थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इस ए से घबराना नहीं है, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हम जाएंगे थीटा के पास, डी थीटा अपॉन थीटा इज 1 माइनस साइन थीटा के पास जाएंगे, डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज सिंपल कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बच गया। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हमारे पास आ गया ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इक्वेशन 2 को। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू ए डी ओवर डी थीटा इंटू ए 1 माइनस कॉस थीटा। क्या करेंगे, ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 पे जाएंगे तो 1 भी कांस्टेंट है, तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वजह से ये बाहर आ जाता है, 1 प्लस हो रहा है, मतलब 1 एक अलग टर्म है, तो ये हो गया 0। तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या बच गया, ए, ये तो 0 को खत्म कर देंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए साइन थीटा बचा मेरे पास, ये हो गया डी वाई अपॉन डी थीटा। दोनों वैल्यूज मिल गई, हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू है ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय
ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गई वैल्यू। ठीक है, अब डिवाइड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होंगे और ये आ जाएंगे अपॉन में, और अपॉन में आते ही मैं इनको लिख लेता हूँ यहाँ पर ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉस थीटा, ए के साथ ए हो गया कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा रह गया मेरे पास, और ये है मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, जगह थोड़ी सी कम है, चलें यहाँ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाएगा, वैल्यू फिर भी मैं रख देता हूँ। डी एक्स है, अब थीटा नहीं है। ठीक है, किस पे फाइंड करना है, थीटा है हमारा पाई बाय 2। ठीक है, इक्वल टू आ जाते हैं साइन पाई बाय 2 1 माइनस कॉस पाई बाय 2। ठीक है, और पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री होता है 1। ठीक है, 1 माइनस कॉस 90 डिग्री होता है 0, तो 1 माइनस 0 इज 1, तो उस आंसर को मैं लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, क्योंकि सीधा सा आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर आंसर क्या है, सिंपल सा 1, क्योंकि ऊपर भी 1 बच रहा है नीचे भी 1 बच रहा है, ये है आपका आंसर। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलेंगे आगे। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये सवाल असल में पीछे पीछे कह रहा हूँ, पास पेपर्स में आ चुका है, यानी 2018 में शायद ये सवाल आया है, मेरी बुक में निशान लगा हुआ, इस वजह से मुझे अंदाज़ा हो गया, तो मैंने सोचा ये भी करवा दूं, वरना मैं ये पैरामेट्रिक फंक्शन वाला पार्ट ख़त्म करने वाला था, ये भी करवा देते हैं, फिर हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, बाकी के आप देख लीजिएगा जो भी है, फिर मैं हायर डेरिवेटिव्स पे लेकर चलूँगा। तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, ln t प्लस साइन t और y इज इक्वल टू ई की पावर t प्लस कॉस t। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, पहले इक्वेशन 1 को करा लेते हैं, dx अपॉन dt हो जाएगा, तो d ओवर dt ln t प्लस साइन t। ठीक है, ये कराना है हमें, पहले ln के पास जाएंगे तो ln t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन टी, क्योंकि रिस्पेक्ट दोनों की सेम है तो सिंपल 1 अपॉन टी रहेगा। फिर साइन के पास जाएंगे, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस टी, और हम यहीं पर रुक जाएंगे क्योंकि इससे आगे तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट विद इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी डी ओवर डी टी ई की पावर टी प्लस कॉस टी। ठीक है, देखिए जब हम x की रिस्पेक्ट से करते तो e की पावर x का डेरिवेटिव सेम होता था, अब यहाँ पे e की पावर t है और रिस्पेक्ट सेम है, तो e की पावर t इज जस्ट e की पावर t। फिर cos के पास जाएंगे, दोनों का रिस्पेक्ट सेम है तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन t। ठीक है, और यहीं पर हम रुक जाएंगे, dt। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें ये थोड़ी फाइंड करना होता है, हमें क्या करना होता है, नाउ डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है हमें। कैसे करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। इंक भी खत्म हो रही है, यहाँ होके सॉल्व कर लेता हूँ ताकि मार्कर थोड़ा सही चले। डी वाई अपॉन डी टी क्या निकाला हमने, ई की पावर टी माइनस साइन टी, ई की पावर टी माइनस साइन टी। फिर क्या निकाला हमने, 1 अपॉन टी प्लस कॉस टी, डिवाइड लगाया मैंने 1 अपॉन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, क्योंकि डिवाइड है तो उस डिवाइड को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और वैल्यू का इन्वर्स कर देंगे, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी अपॉन में, 1 अपॉन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, अब बुक में इससे आगे सॉल्व नहीं किया, वरना हम चाहते तो एलसीएम करा सकते थे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी, हम इसको यहीं छोड़ देंगे क्योंकि बुक में भी यहीं छोड़ दिया है। दैट इज़ योर आंसर, क्योंकि क्लास में जब मैंने करवाया था तो यहीं पर ही मैंने आंसर देखा था, तो यहीं पर ही था, अभी भी मैंने देखा आंसर यहीं पर ही है, तो हम इसको इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ये है आपका आंसर, कोई वैल्यू नहीं दी गई, कुछ भी नहीं है, कुछ
सारी वैल्यूज रख के हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, सिवाय उस वैल्यू के जिसकी वजह से अगर यहाँ पे मैं t की ऐसी वैल्यू ना रख दूं जिसकी वजह से ये क्या बन जाए, 1/t बन जाए, यानी कि cos t की वैल्यू कभी भी ऐसी ना हो कि वो माइनस की 1/t हो जाए। ठीक है, cos t कभी भी -1/t ना बना ले, क्योंकि अगर ऐसा बनाया तो 1/t से -1/t कैंसिल होगा, नीचे आएगा 0, तो 0 से कोई भी वैल्यू डिवाइड होती है वो इनफाइनाइट हो जाती है, जिसकी वजह से सवाल हो जाएगा खराब। ठीक है, इस वजह से cos t की वैल्यू -1/t जैसी नहीं हो सकती, उसके अलावा बाकी हम t की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे।